प्यारे बच्चों, कल की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने डबल अकाउंट सिस्टम का जो बेसिक पार्ट है उसमें हमने रेवेन्यू अकाउंट, नेट रेवेन्यू अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट और जनरल बैलेंस शीट ये सीखे थे कि क्या खाते बनाए जाते हैं। आज हम इसका एक स्पेशल ट्रांजैक्शन सीखने वाले हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह का सवाल जो आज हम सीख रहे हैं वो पेपर में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो है ट्रीटमेंट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स अंडर डबल अकाउंट सिस्टम, यानी द्विखाता पद्धति के अंतर्गत स्थायी संपत्तियों के पुनर्स्थापना का व्यवहार। नाम से पता चल रहा है रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स। जैसे मान लो कोई रेलवे स्टेशन है, ऑब्वियस है हम खाते किसके पढ़ रहे हैं आज की डेट में। कल हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था रेलवे, विद्युत निगम, है ना, वाटर वर्क्स, इनके खाते पढ़ रहे हैं। तो मान लो कोई रेलवे स्टेशन है, उसने अपना पुराना जो रेलवे स्टेशन बना हुआ था, फिक्स एसेट्स उसके लिए क्या है, स्टेशन फिक्स एसेट्स का पार्ट है, उसको उसने तुड़वाया और उसको क्या करा, रिप्लेसमेंट करवाया, नया बनवाया, नया कराया। तो ऐसी स्थिति में इस तरह का व्यवहार यदि कभी होता है तो उसका अकाउंट में कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है ये इसके अंतर्गत सीखेंगे। होता ये है प्यारे बच्चों कि जब भी हम अकाउंट्स पढ़ते हैं तो उनमें क्या करते हैं कि जो हमारा ट्रीटमेंट का पार्ट होता है वो ये होता है कि जैसे पुरानी संपत्ति बेच दी तो उसका खाता समाप्त कर देते हैं और नई संपत्ति खरीद ली, उसका नया खाता खोल लेते हैं। ऐसा ही होता है। इसमें ऐसा नहीं होता है। ये जो डबल अकाउंट सिस्टम है इसमें ऐसा नहीं होता है। पुराना जो अकाउंट है वो कंटिन्यू किया जाता है। कैसे किया जाता है उसको हम इसमें देखेंगे। देखो मैं लाइन टू लाइन इसको ले रहा हूँ, छोटा सा केवल एक पैराग्राफ है तो इसको आराम से समझ लेंगे। वो कहता है जब किसी व्यावसायिक संस्था द्वारा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किसी पुरानी संपत्ति को हटाकर, पुरानी एसेट्स को हटा रहे हैं और नई संपत्ति स्थापित की जाती है, किसके द्वारा, व्यावसायिक संस्था, बिजनेस द्वारा। ये बिजनेस नहीं है। तो वो ये कहता है कि पुरानी संपत्ति को हटाकर नई संपत्ति की जाती है तो पुरानी संपत्ति के खाते में शेष रहे अपलिखित मूल्य को लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। इस प्रकार पुराने संपत्ति का खाता बंद कर दिया जाता है। ये किस में होता है, हम जो पढ़ते आ रहे हैं पूरे जीवन से, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि हम अकाउंट्स में पुरानी संपत्ति को बंद कर देते हैं और नए का नया खाता खोल देता है। वो ये बता रहा है, और नई संपत्ति का अलग खाता खोल दिया जाता है। लेकिन वो कहता है द्विखाता पद्धति के अंतर्गत, डबल अकाउंट सिस्टम के अंतर्गत, जब कोई संपत्ति अप्रचलित या अन्य किसी कारण से प्रयोग से हटा दी जाती है तो उसके स्थान पर नई संपत्ति स्थापित की जाती है। तो पुरानी संपत्ति के खाते को बंद नहीं किया जाता है। अंतर आ गया ना दोनों में, नहीं किया जाता है, अपितु नई संपत्ति के पुनर्स्थापन लागत का व्यवहार एक विशेष तरीके से किया जाता है, उसको एक अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। इस पद्धति में पुनर्स्थापना की लागत को दो भागों में बांट दिया जाता है। जब आप रिप्लेसमेंट कराओगे तो जितना भी पैसा लगा, जैसे पुरानी मशीन को हटाकर नई मशीन लगाना, पुराने रेलवे स्टेशन को हटाकर नया रेलवे स्टेशन लगाना, पुराने विद्युत निगम को हटाकर, मतलब विद्युत का जो ऑफिस है बिजली घर का, उसको हटाकर नया बिजली घर बनाना, तो इस तरह का यदि कोई ट्रांजैक्शन होता है तो वो कहता है कि इसमें दो भागों में कॉस्ट को बांट देते हैं, उसकी पुनर्स्थापना लागत को। रिप्लेसमेंट कॉस्ट है ना, उसको दो भागों में बांटते हैं। पहला आयगत या चालू लागत, जिसको हम बोलते हैं करंट कॉस्ट, करंट कॉस्ट, और दूसरा हो जाता है कैपिटल कॉस्ट। दो भागों में बांटा जाता है। अब करंट कॉस्ट किसे कहते हैं और कैपिटल कॉस्ट किसे कहते हैं वो समझना है। वो कहते हैं चालू लागत यानी करंट कॉस्ट से तात्पर्य यह है कि यदि पुरानी संपत्ति को आज उसी रूप में बनाया जाता तो उसकी अनुमानित लागत क्या होती, वो करंट कॉस्ट है। जैसे मान लो आप ये कहते हो कि हमने कोई मशीन थी वो पहले 10 लाख में थी, आज अगर हम इसको नया आज बनाएं तो उसमें 50 लाख रुपए लगते, इसको नया बनवाए तो किसको, उसी को अब नए में मॉडिफाई जिसको हम बोलते हैं बनवा लें तो 50 लाख रुपए लगेगी। तो ये 50 लाख रुपए तक जितनी भी कॉस्ट है ना वो उसकी कौन सी कॉस्ट कहलाएगी, रेवेन्यू कॉस्ट, करंट कॉस्ट कहलाएगी। ठीक है, ये बात आयगत जिसको हम बोलते हैं।
आगे क्या कहता है, आज उसी रूप में बनाया जाता तो उसकी लागत कितनी होती है। सेम पोजीशन में, पुराना था, टूट गया, खत्म हो गया। इसको आप ऐसा समझे कि जैसे मान लो पहले 4 कमरों का एक मकान था, वो सारा टूट गया, जर्जर हो गया, समाप्त हो गया। तो सेम वैसा का वैसा मकान आज वापस बनाए तो जितना पैसा हमारा लगे, सेम वैसा ही डिटो, पर नए कॉस्ट के हिसाब से, तो वो जितना भी पैसा आज जो लगता है उसकी जो कॉस्ट है, वहां तक का पैसा हमें क्या मानना है, करंट कॉस्ट मानना है। क्लियर? 4 कमरे का था, वापस 4 कमरा, सेम नक्शा, सेम हर कुछ, वापस सेम। क्लियर? अब आगे क्या कहता है, उस लागत को आयगत व्यय मानकर रेवेन्यू खाते में डेबिट कर दिया जाता है। ये तो हो गया पहला पार्ट। आगे संपत्ति की प्रतिस्थापन लागत, यानी आपने जो रिप्लेसमेंट कराया उसमें वास्तव में जो लगता है, उसमें से चालू कॉस्ट यानी करंट कॉस्ट को घटाने पर शेष लागत पूंजी लागत होती है। शेष जो बच जाता है वो कैपिटल कॉस्ट है। यानी अब क्या है, अब वो 4 कमरे का जो मकान था पुराना जो टूट गया, हम वैसा का वैसा नहीं बना रहे हैं, हम एक्चुअल में अब 5 कमरे का नया मकान बढ़िया फैशन का बना रहे हैं। क्लियर? तो जितना उतना का उतना आज बनाते, उसमें कितना लगता, वहां तक का पैसा तो हो जाता है आपके करंट कॉस्ट, और जो एक्स्ट्रा लगा वो सारा हो जाता है कैपिटल कॉस्ट। समझ में आ गई ये बात? आगे, जिसे पुरानी संपत्ति खाते में डेबिट कर दिया जाता है। संपत्ति की चालू लागत ज्ञात करने के लिए उस संपत्ति के मूल्य को सूचकांक प्राइस इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है। इसे निम्नलिखित उदाहरण से समझाया जा सकता है। इसको हम समझ रहे हैं कैसे, तो इसमें ये एग्जाम्पल देखते हैं इस बात को समझने के लिए, तो पूरी बात समझ में आ जाएगी कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। एक रेलवे स्टेशन 1991 में मूल रूप से 15 लाख रुपए में बनाया गया था, ठीक है, जिसे पुनर्स्थापित किया जाना है, जिसको आप नया बनाना चाहते हो। नए पुनर्निर्माण की लागत 60 लाख रुपए है। क्लियर? अगर यानी आप उसको नया बनाओगे तो कितना रुपए लगेगा, 60 लाख। यह अनुमान लगाया जाता है कि तब से निर्माण की लागत में 150% से बढ़ गई है। तो ये जो 150% है ना, इसी को इंडेक्स कॉस्ट बोलते हैं। कि उस समय यदि 100 था तो आज वो 150 हो चुका है, इसको ही तो इंडेक्स बोलते हैं, हमने सेकेंड ईयर में पढ़ा हुआ है ना, कैपिटल गेन में। तो अब अपने को इसमें रेवेन्यू और पूंजी में चार्ज की जाने वाली राशि की गणना करनी है। यानी हमें बताना है रेवेन्यू अकाउंट यानी करंट कॉस्ट कितनी होगी और कैपिटल कॉस्ट कितनी होगी, ये बताना है। तो अब आप देखो, इसको किया हुआ है सॉल्यूशन, देखें इसका। वो कहता है एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ द ओरिजिनल रेलवे स्टेशन। वो कहता है ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, 15 लाख। एड इंक्रीज, वो कहते हैं कि ये देखो निर्माण की लागत 150% से बढ़ गई, तो एड इंक्रीज कितना हो गया, 150% यानी 22 लाख 50 हज़ार। यानी आज अगर आप बनाते उस चीज को तो कितना रुपए लगता, 37 लाख 50 हज़ार। इसी को इसने क्या कहा, करंट चार्ज या करंट कॉस्ट या रेवेन्यू चार्ज। समझ में आती है? यही बात तो समझी थी हमने। अब अपने आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं कि रेलवे की एक्चुअल कॉस्ट कितनी लगेगी, 60 लाख। उस 60 लाख में से करंट कॉस्ट घटा देंगे, 37 लाख 50 हज़ार। तो ये जो ऊपर लग रहा है उसको हम क्या कहेंगे, कैपिटल कॉस्ट कहेंगे। बस ये इतना ही है, आसान है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। वो ये कहता है, लास्ट ये लाइन इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो। यदि प्रश्न में संपत्ति की लागत में तत्व यानी सामग्री और श्रम और ऊपरी व्यय, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड अलग अलग दे रखे हों तो सर्वप्रथम पुरानी संपत्ति की मूल लागत को लागत के विभिन्न तत्वों के बीच बांट देना चाहिए। तो उसको बांटने के बाद में मतलब जैसे मान लो ये कहता है कि 10 लाख रुपए लगे, तो उसमें मटेरियल इतना, लेबर इतना, ओवरहेड इतना, तो वो कहता है बांट दो। बांटने के बाद में सामान्यतः प्रश्न में इन सभी तत्वों का अनुमान दिया हुआ होता है। इसके पश्चात प्रत्येक लागत तत्व की राशि संबंधित निर्देशकों की सहायता से वृद्धि करके जोड़ देनी चाहिए। यानी अब हमें ये पता चला कि मटेरियल इतना बढ़ गया, लेबर इतनी बढ़ गई, ओवरहेड इतना बढ़ गया, तो उसको जोड़ो और फिर जो टोटल कॉस्ट निकालेंगे उसको आप करंट कॉस्ट कहेंगे, और उसे टोटल कॉस्ट में से करंट कॉस्ट घटाएंगे तो कैपिटल कॉस्ट आ जाएगी। ये इतना ही है, कंसेप्ट समझ में आया? यानी इस पूरे जो अब तक की बात हमारी थी 9 मिनट की, उसमें हमने ये समझा है कि करंट कॉस्ट कितनी है और कैपिटल कॉस्ट कितनी है, ये 2 हिस्से हमें करने हैं। अब आगे
अब इसमें अपने जर्नल एंट्रीज हैं। इसके लिए पहली जर्नल एंट्री, नई संपत्ति पर व्यय की राशि से। आप जो जितना भी पैसा नया संपत्ति जो रिप्लेसमेंट करके बनाएंगे तो उस पर जर्नल एंट्री आएगी। वर्क्स अकाउंट डी आर, रिप्लेसमेंट अकाउंट डी आर टू बैंक। आप पैसा खर्च करेंगे ना नई संपत्ति पे, तो उसको दो हिस्सों में बांट दिया उसने। वर्क्स अकाउंट डी आर में पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल कॉस्ट, उसको क्या कहा, वर्क्स। आप लोग देखो हम एक शब्द यूज करते हैं वाटर वर्क्स, है ना, कठे काम करे कि वाटर वर्क्स में काम करता हूँ, तो वाटर वर्क्स, ये वर्क्स शब्द उन्हीं के लिए लगता है ना। उसके बाद में इसमें कौन सी कॉस्ट ले रहा है वो, पूंजीगत व्यय कैपिटल कॉस्ट। और आयगत व्यय किस में लेता है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। उसको किस खाते में ट्रांसफर करेगा, रिप्लेसमेंट अकाउंट दिया और टू बैंक। तो कैपिटल कॉस्ट यहाँ पे आ गई, करंट कॉस्ट यहाँ पे आ गई, और दोनों की टोटल मिलाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, खर्चा आ जाएगा। क्लियर। नंबर 2, सेकंड जर्नल एंट्री आपकी होती है पुरानी संपत्ति की बिक्री, किसी सामग्री को नकद बेचना। पुरानी संपत्ति की सामग्री का मतलब होता है जैसे मान लो पुराना रेलवे स्टेशन तोड़ा तो वहाँ से ईंटें निकलेंगी, लोहे के सामान निकलेंगे, है ना, जितना भी पुरानी एसेट्स थी वो जिसको हम वेस्टेज बोलते हैं, तो उसको आप बेच देते हो। तो बेच देते हो तो उसकी एंट्री क्या होगी, पैसा आता है तो बैंक अकाउंट दिया, और वो किस खाते में जाएगा, टू रिप्लेसमेंट अकाउंट। आसान है। किस चीज़ के लिए एंट्री है ये समझना इंपॉर्टेंट था। देखो लिखा है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल क्रेडिटेड टू द रिप्लेसमेंट अकाउंट। क्लियर। नेक्स्ट, तीसरी जर्नल एंट्री है पुरानी सामग्री को नई संपत्ति के निर्माण कार्य में प्रयुक्त करना। अब आपका जो पुरानी ईंटें निकली, लोहे के सामान निकले, जो गाटर्स जिसको हम बोलते हैं वो निकले, या कुछ और गेट निकले, ये होते हैं पुराना तोड़वाएंगे तो ये सारे आएंगे। तो जितना आप बेच देते हो उससे तो दूसरी एंट्री होती है, ये तो बेचने की है। अगर आप पुराना वापस काम में ले लेते हो, कि ईंटें काम में ले लेंगे या गेट हम वापस काम में ले लेंगे, तो जो काम में ले लेते हो तो वो कहता है निर्माण कार्य में प्रयुक्त करने पर अगर आप उसे वापस यूज कर लेते हो तो यूज करने की जर्नल एंट्री है वर्क्स अकाउंट दिया टू रिप्लेसमेंट अकाउंट। ठीक है, क्योंकि इसमें पैसा नहीं आएगा, इसमें तो यूज होगा, इसलिए वर्क्स अकाउंट दिया टू रिप्लेसमेंट। लिखता है ओल्ड मटेरियल यूज्ड इन द रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स डेबिटेड टू द वर्क अकाउंट। और चौथी एंट्री आपकी होती है पुराने पुनर्स्थापना खाते रिप्लेसमेंट अकाउंट के शेष को हस्तांतरित करना। उसको किस में ट्रांसफर करते हैं, उसके लिए कहते हैं रेवेन्यू अकाउंट डीआर टू रिप्लेसमेंट अकाउंट, और बैलेंस ट्रांसफर कर देते हैं। किसके खाते को ट्रांसफर कर रहे हो, रिप्लेसमेंट अकाउंट के खाते को। और उसके बाद में लास्ट एंट्री, यदि पूरी राशि रिप्लेसमेंट की में ही व्यय की जाए, यानी सारा रिप्लेसमेंट ही है, तो उसकी एंट्री केवल होगी वर्क अकाउंट डीआर टू बैंक कॉस्ट इनकर्ड इन द एक्सटेंशन ऑफ द एसेट्स। मतलब समझे इसका, एक तो होता है कि पुराने को हटाया और नया किया, एक आप पूरा ही नया यदि बनाओ तो क्या होगी, तो ये कहता है कि अगर पूरा ही नया बनाते हो तो वर्क अकाउंट डीआर टू बैंक हो जाएगी। बस ये इतना सा है, ये 5 एंट्रियाँ इसमें आपके होंगी और उसके अलावा कोई जनरल एंट्री नहीं आएगी। तो यहाँ पे आपका ये सेकंड पार्ट पूरा हो गया। तो जो हमारा डबल अकाउंट सिस्टम है उसमें 2 हिस्से हैं सवालों के। पहला हिस्सा रेवेन्यू अकाउंट नेट रेवेन्यू अकाउंट वाला, और दूसरा हो गया ये रिप्लेसमेंट वाला। तो ये 2 चीज़ें होती हैं। ये आपकी बुक में सारा एज इट इज़ दिया हुआ है, तो आप बुक से भी इसको आराम से पढ़ सकते हो अपने। अब इसमें क्वेश्चंस देखेंगे। ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन सेकंड है जिसमें आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा है, और ट्रायल बैलेंस के बेस पे आप इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये जो ट्रायल बैलेंस है आप लोगों को पता है सबको कि इसमें इस तरफ 2 चीज़ें होंगी, एसेट्स और एक्सपेंसेस, और इस तरफ आपकी होगी लायबिलिटीज़ और एंड इनकम। क्लियर। तो ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसमें आप लोगों को बस एक छोटा सा काम करना है, रेवेन्यू अकाउंट में बांटना है, नेट रेवेन्यू अकाउंट में कौन सा जाएगा, और स्टेटमेंट में कितना जाएगा, और जनरल बैलेंस शीट में क्या आएगा। इन 4 सेगमेंटेशन में आपको इसको बांटना है और कुछ नहीं करना, इतना ही सवाल है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, तो देखो लैंड से स्टार्ट करते हुए बैंक तक
ये सारी की सारी एसेट्स हैं, इनकी दो जगह होंगे यहाँ पे। स्टेटमेंट में तो लॉन्ग टर्म चला जाएगा और इसमें आपके करंट आ जाएगा। अब ये जो हैं वो आपके रेवेन्यू अकाउंट और नेट रेवेन्यू में जाएंगे। ये अपने को डिवीज़न में अभी लगाना है कौन सा किस किस में जाएगा। और इस तरफ आपकी ये इनकम है, इसमें अपने इनकम हो गया। उसके अलावा यहाँ से ये जितनी भी हैं वो सारे इनमें चले जाएंगे, यानी बैलेंस शीट के हिस्से हैं। तो ये बैलेंस शीट में जाना है। बैलेंस शीट का मतलब स्टेटमेंट प्लस जनरल बैलेंस शीट है, क्लियर। और ये आपके रेवेन्यू और नेट रेवेन्यू है, जिसमें जिसमें जाए उसमें आपको ट्रांसफ़र करना। तो सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि जो ट्रायल बैलेंस है उसका हमारे पास बेस नॉलेज होना चाहिए। इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ट्रायल बैलेंस आप बचपन से देखते आ रहे हो। तो ये हो गया। अब एक एक करके इसमें लगाते हैं कौन सा किस में जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सैलरी से। तो सैलरी आपके दे रखी है 60,000, तो इसके आगे आप आर शब्द लिखते, आर यानी रेवेन्यू अकाउंट में जाएगा। फिर प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, ये भी आर लिख दे। फिर उसके बाद में इंसिडेंट्स एक्सपेंसेस है, उस पर भी आर लिख दे। फिर उसके बाद में मेंटेनेंस ऑफ पंपिंग स्टेशन है, इस पर भी आर आएगा, रेवेन्यू में जाएगा। रिपेयर ऑफ मेंस, पाइपलाइन का जो रिपेयर है वो भी इसमें जाएगा। डायरेक्टर फीस रेवेन्यू में जाएगा। ऑडिटर्स फीस रेवेन्यू में जाएगा। रेट एंड टैक्सेस रेवेन्यू में जाएगा। तो यहाँ तक के सारे खर्चे जो थे वो किस में आ गए, रेवेन्यू अकाउंट्स में आ गए, डेबिट साइड में आ गए। इतना ही तो करना है और इस सवाल में कुछ है ही नहीं सेगमेंटेशन। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और इंट्रीम डिविडेंड, ये एनआर में चले जाएंगे, इसमें नेट रेवेन्यू। इतना ही अपने को पता है, हो गया डेबिट साइड पूरा क्लियर। इसके बाद में आप इस तरफ आ जाओ इनकम में। वाटर रेंट और जनरल रेंट ये तो आएगा रेवेन्यू अकाउंट और रेवेन्यू अकाउंट में। और शेयर ट्रांसफ़र फीस है वो आपकी चली जाएगी नेट रेवेन्यू अकाउंट में। ये इनकम है तो ऑब्वियसली सीआर साइड में अपने इसको लिख देंगे। अब उसके बाद में हम आगे का पैराग्राफ पढ़ते हैं, उसको आप मेरे साथ एक बार थोड़ा सा देखें। ये पैराग्राफ आपको और दे रखा है। 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निम्न राशि व्यय की गई, यानी ड्यूरिंग द ईयर आपने क्या क्या खर्चा किया। भूमि यानी लैंड 10 लाख रुपए। कार्य, कार्य यानी होता है वर्क्स, तो वर्क्स में 15 लाख रुपए खर्च किया गया। मेंस एवं सर्विस पाइप का 5 लाख रुपए खर्च किया गया और मीटर पे 30,000 रुपये खर्च किए गए। तो ये सारे के सारे आप देखिए एक्सपेंडिचर हैं, लेकिन कैपिटल नेचर के हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया तो वो स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। संचित कोष 50,000 रुपये तक बढ़ाने हैं, तो रिजर्व फंड जो है वो इसमें आपके बढ़ाना है, तो ये नेट रेवेन्यू अकाउंट में जाएगा। तो आप इसे एनआर लिख दें, नेट रेवेन्यू अकाउंट। पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश और समता अंशों पर 8% लाभांश संचालकों द्वारा सिफारिश की गई। तो ये जो डिविडेंड हमें देना है तो वो भी अपने को किस में लेना है, नेट रेवेन्यू अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। लिखते हैं ना प्रपोज डिविडेंड, तो वो दोनों आ जाएंगे। आपको रेवेन्यू अकाउंट, शुद्ध रेवेन्यू अकाउंट खाता, पूंजी खाता पर प्राप्ति और व्यय खाता और जनरल बैलेंस शीट, चारों चीज़ें आपको तैयार करनी है। बस ये इतना ही क्वेश्चन है। तो आप देखिए हमारे 3 बातें और नेट रेवेन्यू में हमारे सामने आ गई। एक तो ये फंड बढ़ाना है वो, दूसरा प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड और तीसरा इक्विटी शेयर। तो नेट रेवेन्यू में भी टोटल 5 एंट्री आ जाएगी। बस ये इतना ही सवाल है। तो पहले हम रेवेन्यू अकाउंट फिर नेट रेवेन्यू अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद में फिर से एक बार क्वेश्चन को आगे बढ़ा देंगे। तो ये अपना क्वेश्चन पार्ट हुआ। अब जल्दी से आप बनाएंगे रेवेन्यू अकाउंट। ये आपका फॉर्मेट हो गया रेवेन्यू अकाउंट के लिए 2019 के लिए। अब आप डेबिट में सबसे पहले लिखेंगे टू सैलरी, सैलरीज आपके हो गया 60,000। टू प्रिंटिंग एक्सपेंसेस वो आपके हो जाएगा 5,000। फिर टू नेक्स्ट इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस, वो आपके दे रखा है 3,700। फिर टू मेंटेनेंस ऑफ पंपिंग स्टेशन, मेंटेनेंस ऑफ पंपिंग स्टेशन 2,35,500। फिर नेक्स्ट
रिपेयर टू मेन, रिपेयर्स टू मेंस, तो रिपेयर टू मेंस में है आपके 37,500। फिर उसके बाद में टू डायरेक्टर फीस, वो आपके हैं 40,000। टू ऑडिट फीस, वो आपके हैं 5,000। और फिर रेट एंड टैक्सेस, तो टू रेट एंड टैक्स, वो आपके हैं 25,000, 25,000। बस इतना ही। इस तरफ आपके आएगा वाटर रेंट्स, तो वो आपके हो जाता है टोटल 14,66,700। और बाय जनरल रेंट्स है ये, वो आपके हैं 36,000। यहाँ तक आपको करना है, टोटल लगा लेंगे दोनों तरफ का। किस तरफ का टोटल ज़्यादा है, कितना है? 15,02,700। ये दो ही चीज़ें हैं इधर। इधर भी टोटल तो यही लिखेंगे 15,02,700, और जो डिफरेंस आएगा उसे यहाँ पे लिखेंगे टू नेट रेवेन्यू अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 10,91,000 91,000। ये कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा? नेट रेवेन्यू अकाउंट में चला जाएगा। अब अपने अगला अकाउंट बनाते हैं नेट रेवेन्यू अकाउंट। नेट रेवेन्यू अकाउंट में सबसे पहले इसको इस तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे, तो इधर लिखेंगे बाय रेवेन्यू अकाउंट, और कितना है? 10,91,000। और एक इसका खुद का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, तो बाय बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है? 1,00,000 रुपये। और इधर एक इनकम और आनी है खाली, शेयर ट्रांसफ़र फीस। ट्रांसफ़र फीस कितना है? 1,400 रुपये। इधर इतना ही है। अब आप इधर आ जाओ, टू में एक्सपेंडिचर्स हैं। सबसे पहले है टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 1,00,000, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 1,00,000। टू इंट्रीम डिविडेंड 4,20,000। उसके बाद में तीन हमने नीचे मार्क करे कि ये भी होने चाहिए। एक तो आपके रिजर्व फंड है ना, रिजर्व फंड कितना है? पहले कितना दे रखा था? तो यहाँ पे लिखो 50,000 तक बढ़ाने का कहा है, उसमें से 25,800 पहले था, तो बढ़ाना कितना है? 24,200। फिर उसके बाद में PS डिविडेंड कितना परसेंट देना है? प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड 8%। और इक्विटी शेयर पे ES डिविडेंड वो कितना है? तो इक्विटी शेयर का कितना है देखो, इक्विटी शेयर पे 8% होगा, है ना? वो समझ गया। इस पे तो 6% है, क्योंकि जो गिवन होता है ना वो इक्विटी पे होता है, तो वो 8% हो गया। तो दोनों की कैपिटल पे निकालना है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सवाल में देखो कितना दे रखा है? 20 लाख है क्या? तो 20 लाख का 6% निकाल लो, 1,20,000। ये आपके प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में निकालना है। ये प्रपोज्ड PS डिविडेंड कहलाता है, ये प्रपोज्ड ES डिविडेंड कहलाता है। P शब्द लगा देना आगे। और इक्विटी शेयर का 8%, इसकी कैपिटल कितनी है? तो उसका कितना आता है? 4,80,000। ये
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे और ये इक्विटी शेयर कैपिटल पे निकालना है। हो गई सारी चीज़ें। आगे देखो, दो तो हम ऊपर ट्रायल बैलेंस में से लाए थे और 3 नोट्स में दे रखे थे अदर इंफॉर्मेशन में। तो अब आप इसका डिफरेंस निकालेंगे, इधर का टोटल और इधर का टोटल। तो बड़ी टोटल किस तरफ है? सीआर साइड। कितनी है? 11,92,400। इधर भी 11,92,400। अंतर कितना आएगा? टू जनरल बैलेंस शीट बैलेंसिंग फिगर। ये कहाँ ट्रांसफर होना है? जनरल बैलेंस शीट में जाएगा। कितना आएगा? 48,200। जनरल बैलेंस शीट में ये ट्रांसफर हो जाएगा। कोई दिक्कत प्यारे बच्चे? जनरल बैलेंस शीट में ये लाइबिलिटीज की तरफ जाएगा। किस तरफ? प्रॉफिट है ना, सरप्लस है, तो सरप्लस किसमें जाएगा? आप लिख देना ये सरप्लस है। सरप्लस है तो वो लाइबिलिटीज की तरफ चला जाएगा। कोई दिक्कत प्यारे बच्चे? हो गया ना यहाँ तक? रेवेन्यू अकाउंट, नेट रेवेन्यू अकाउंट। अब हम बनाते हैं स्टेटमेंट। तो जल्दी से देखिए स्टेटमेंट का फॉर्मेट। प्यारे बच्चों, इसमें अपना थर्ड जो पार्ट अपना तैयार होता है वो है स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट। इसमें हम फिक्स एसेट्स और लाइबिलिटीज लिखते हैं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है। इसमें आपके एक पर्टिकुलर, जिसको हम एक्सपेंसेस कहते हैं, और एक्सपेंसेस अगर वो कैपिटल नेचर की हो तो उसे एसेट्स कहते हैं, ये बात आप जानते हैं। तो एसेट्स इस तरफ आएगी और उसमें 3 अमाउंट के कॉलम हैं। पहला कॉलम ये कहता है लास्ट ईयर बैलेंस, पिछले साल वो कितना था वो लिखना है। दूसरा कॉलम कहता है DY यानी ड्यूरिंग द ईयर, आपने इस साल कितना परचेज किया वो। और उसके बाद में टोटल यानी आज उसकी टोटल कितनी है। किसके बारे में? एसेट्स के बारे में। कौन सी एसेट्स? फिक्स एसेट्स। इसी तरह से रिसिप्ट का मतलब लाइबिलिटीज से है, जो कैपिटल रिसिप्ट का मतलब लाइबिलिटीज होता है। इसमें शेयर कैपिटल, डिबेंचर, ये सब आते हैं। इसमें भी वही 3 कॉलम है। लास्ट ईयर बैलेंस LYB, पिछले साल कितना था, DY ड्यूरिंग द ईयर कितना लिया, और टोटल। क्लियर? अब आप लोग सबसे पहला एक काम करेंगे, जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, आपके सवाल में ट्रायल बैलेंस है, उस ट्रायल बैलेंस में जो दे रखा है वो हो गया लास्ट ईयर बैलेंस। नहीं, वो है टोटल। क्या चीज है? समझ में आता है? इस साल खरीदा वो यहां आ जाएगा, तो टोटल में से इस साल का घटा देंगे तो लास्ट ईयर का आएगा। क्योंकि बैलेंस शीट 2019 की दे रखी है। अगर 18 और 19 दोनों दे रखी होती ना, तो 18 तो लास्ट ईयर हो जाता और 19 इस साल का हो जाता। पर ऐसा है नहीं, कुछ प्रश्नों में दिया हुआ है, पर इस प्रश्न में अपने को 19 की दे रखी है, तो जो बैलेंस शीट में दे रखा है वो यहां आएगा। क्लियर? जो नीचे नोट में लिख रखा है कि ये इस साल खरीदा, वो यहां आएगा। और उसके बाद में इसमें से इसको घटा देंगे तो लास्ट ईयर बैलेंस आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात का ध्यान रखना है। इसमें टोटल से स्टार्ट होके लास्ट ईयर की तरफ जाता है, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि हम लास्ट ईयर से स्टार्ट करके टोटल की तरफ जाते हैं। तो ये भी अपने को ध्यान रखने का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं नंबर 1। तो ये प्यारे बच्चों अपना स्टेटमेंट हो गया। इस स्टेटमेंट में सबसे पहले एसेट्स लिखते हैं। तो एसेट्स में सबसे पहला कौन सा है बच्चों? लैंड। तो लैंड में कितनी वैल्यू दे रखी है? तो जो ट्रायल बैलेंस में दे रखी है वो यहां लिखनी है, 30 लाख। इस साल कितनी परचेज करी वो आपको दे रखी है नीचे नोट्स में। कितनी है? 10 लाख। इसको टोटल में से घटा देंगे तो पहले कितनी थी वो आ जाएगी 20 लाख। ये तरीका आपको याद रखना है, इसी तरीके से फॉलो करना। लैंड के बाद में अगला क्या दे रखा है? वर्क्स। तो वर्क्स कितना दे रखा है? 60 लाख। ये तो क्लोजिंग बैलेंस हो गया। ड्यूरिंग द ईयर कितना किया? नीचे नोट्स में दे रखा था कि ड्यूरिंग द ईयर 15 लाख परचेज किया, तो इसका मतलब पहले कितना था? 45 लाख। समझ में आ रहा है बेटा? वर्क्स के बाद में मेंस एंड सर्विस पाइप SP, तो उसका बैलेंस कितना दे रखा है? 25 लाख। ड्यूरिंग द ईयर कितना है? 5 लाख।
तो पहले कितना था? आप देखिए उल्टे क्रम में चल रहे हैं, क्लोजिंग लिखते हैं, ड्यूरिंग घटाते हैं तो लास्ट ईयर आ जाता है। फिर मीटर, तो मीटर्स कितना है? 3,30,000 क्लोजिंग है। ड्यूरिंग द ईयर 30,000 दे रखा था, तो पहले कितना था? 3 लाख। और उसके बाद में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, क्लोजिंग कितना दे रखा है? 2 लाख। इस साल कोई खर्च किया नहीं तो नील, तो पहले कितना था? 2 लाख। यहाँ नील आते ही दोनों सेम हो जाते हैं। उसके बाद में आप इस तरफ का टोटल लगाएंगे, इधर आप लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, लाइबिलिटीज है ना, तो इक्विटी शेयर कैपिटल का बैलेंस दे रखा है 60 लाख। ड्यूरिंग द ईयर कोई शेयर इश्यू किया नहीं, तो आज भी पिछला बैलेंस भी कितना होगा? 60 लाख। यानी अगर आप ड्यूरिंग ईयर कुछ नहीं करते हो तो ओपनिंग और क्लोजिंग सेम होता है। इक्विटी शेयर के बाद में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है? 20 लाख। ट्रायल बैलेंस पे 20 लाख दे रखा है। इस साल कुछ इश्यू किया नहीं, तो पहले भी 20 लाख था, आज भी 20 लाख है, नो चेंज। फिर आपका है 5% डिबेंचर, तो डिबेंचर दे रखा है 20 लाख का, तो डिबेंचर क्लोजिंग बैलेंस 20 लाख, ड्यूरिंग द ईयर नील है, तो टोटल कितना हो गया? 20 लाख। फिर उसके बाद में नेक्स्ट सिक्योरिटी प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितना दे रखा है बच्चों? 20 लाख डैश और 20 लाख, यानी ड्यूरिंग द ईयर कुछ है नहीं तो दोनों तरफ सेम आ जाएगा। बस ये इतना ही हुआ। अब आप लोगों को इन तीनों कॉलम का डिफरेंस निकालना है, तो जल्दी से कैलकुलेट करें डिफरेंस। प्यारे बच्चों टोटल बताना एक बार इसकी, केवल थर्ड कॉलम की, एग्जाम में तीनों लगानी है, यहाँ पे सिर्फ मैं थर्ड की लिख रहा हूँ। 1,20,30,000 और इधर की भी टोटल सेम आएगी 1,20,30,000 और डिफरेंस कितना आया? ये बैलेंसिंग फिगर हो गया, तो केवल इस कॉलम का बैलेंस आया 30,000। तो बैलेंस यदि इस तरफ आता है तो उसे लाइबिलिटीज में लिख दो, अगर बैलेंस इस तरफ आता है तो उसे एसेट्स में लिख दो। ये इतना सा अपने को याद रखना है। इधर बैलेंस आए तो लाइबिलिटीज में, इधर बैलेंस आए तो एसेट्स में। ये इतना सा काम अपने को करना है। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? इधर बैलेंस आने का मतलब है इधर एसेट्स ज़्यादा थी, तो एसेट्स ज़्यादा आती तो इधर लिखेंगे, ये बात सही है। इधर एसेट्स होती है, ये नोटिस में ले लेंगे। और इधर बैलेंस आता है तो इसका मतलब लाइबिलिटी ज़्यादा थी, तो लाइबिलिटी ज़्यादा थी तो इधर इस तरफ कौन सा होता है? लाइबिलिटीज़ होती है, तो इसे लाइबिलिटीज़ में लिख देंगे। क्लियर? अब हम इसके बाद में बनाएंगे जनरल बैलेंस शीट। तो जनरल बैलेंस शीट में फॉर्मेट लेते हैं इस तरीके से। क्या गया? जनरल बैलेंस शीट में अमाउंट का एक ही कॉलम बनाना है, और जनरल बैलेंस शीट में इस तरफ क्या होता है? लाइबिलिटीज। ये देखो इस तरफ ये आएगा, इधर बैलेंस हो तो लाइबिलिटीज में, और इस तरफ बैलेंस हो तो इधर कौन होता है? एसेट्स होती है, तो एसेट्स में ऐसे लिखना है। ये थोड़ा सा अपडेट कर लेना। तो ये जो चूंकि इस तरफ ज़्यादा आया था तो इस तरफ एसेट्स होती है, तो इधर आप लिखिए बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट। कितना आया? 30,000। इस तरफ आया तो इस तरफ लिख दिया, इस तरफ आता तो इस तरफ लिख देते, इतना ही है। अब इसमें आपके करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज लिखनी है, और एक आपके रेवेन्यू का जो बैलेंस आया था, रेवेन्यू का बैलेंस कितना आया था वो बताएं एक बार थोड़ा सा। तो वो यहाँ पे सबसे पहले लिख दो, नेट रेवेन्यू अकाउंट बैलेंस कितना है? 4,200। ये दो चीज़ें हम पहले पूर्व में जो बनाए हैं उनसे ले आते हैं। अब अपने इसमें केवल अपने को लिखना है करंट एसेट्स इस तरफ आ जाएगी और करंट लायबिलिटीज इस तरफ आ जाएगी। तो पहले एसेट्स बोल दो एक एक करके। वो ये है कि हम ये दो बैलेंस सबसे पहले लिख दें, क्योंकि हम इनको भूलने की संभावनाएं ज़्यादा है, और ये अगर हम नहीं लिखते तो बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी, इसलिए पहले इनको लिख दिया। अब इस तरफ हम करंट एसेट्स लिखते हैं सारी, जल्दी से एक एक करके आप बोल दो।
तो मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले क्या दे रखा है, तो डेटर्स में कितना है, तो 24,000 डेटर्स लिखेंगे, 24,000 डेटर्स के बाद में डेटर्स फॉर वाटर रेंट 3,05,000, 1,05,000। फिर उसके बाद में स्टोर्स इन हैंड, तो ये आपके है 2,59,000, 2,59,000। इन्वेस्टमेंट है 25,000, कैश इन हैंड है 6,000, और बैंक है 3,35,300। बस ये इतना ही है। इस तरफ का टोटल आप लगा सकते हैं 7,84,300। अब इस तरफ हम लिखते हैं लायबिलिटीज में सबसे पहले आप देखो अनक्लेम्ड डिविडेंड, तो अनक्लेम्ड डिविडेंड कितना दे रखा है 2,000। क्रेडिटर 84,000। उसके बाद में रिजर्व फंड, रिजर्व फंड इसमें आता है ना वापस टोटल, और प्रपोज्ड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड ये आएगा एक, और एक आएगा प्रपोज्ड इक्विटी शेयर डिविडेंड। ये बैलेंस शीट में दोनों आएंगे। कहाँ से आ रहे हैं दोनों, रेवेन्यू, नेट रेवेन्यू अकाउंट से। तो 1,00,000 कितना है 20,000, और दूसरा 4,80,000। हो गया टोटल 7,84,300। ये आपका इतना ही सवाल है। बैलेंस शीट दोनों तरफ मैच तब होगी जब ये दो चीज़ें पीछे से सही आएंगे तब। तो ये पूरा क्वेश्चन आपका हो गया है प्यारे बच्चों। अब हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन एक और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंतर्गत हम इस क्वेश्चन में हम मार्किंग करेंगे कि कौन सा किस अकाउंट में जाएगा। तो सबसे पहले देखो इसमें लिखा है द फॉलोइंग बैलेंस शीट अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ चेन्नई इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन, यानी विद्युत निगम का ये सवाल। इसमें आपको क्या करना है, ये ट्रायल बैलेंस आपको दे रखा है। इसमें इक्विटी शेयर वो आपके दे रखे हैं 30,000 के, 30 लाख के। तो इक्विटी शेयर किस में जाएगा, ये आपके चला जाएगा स्टेटमेंट में, क्योंकि ये फिक्स लायबिलिटी है ना, तो उसको हम कह सकते हैं कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल यानी स्टेटमेंट में जाएगा। ओके, डिबेंचर ये भी स्टेटमेंट में जाएगा, और ये चूंकि दोनों ही क्या है फिक्स लायबिलिटीज हैं, तो स्टेटमेंट में ये लायबिलिटीज की तरफ चले जाएंगे, रिसिप्ट में चले जाएंगे। लैंड वो कहते हैं कि ऑन 31 मार्च, तो ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, और ड्यूरिंग द ईयर लैंड आपने परचेज करी, तो ये भी स्टेटमेंट में जाएगा। ये ओपनिंग बैलेंस ये इस साल खरीदा, तो टोटल हो जाएगा 10,50,000। तो इस तरीके से ये चलेगा। फिर इसी तरीके से मेंस यानी पाइपलाइन हो गया, तो मेंस में भी इसी तरीके से ये दे रखा है कि पिछले साल का बैलेंस ये था, ड्यूरिंग द ईयर ये है, दोनों स्टेटमेंट में चले जाएंगे, और दोनों की टोटल में चली जाएगी। मशीनरी भी स्टेटमेंट में चला जाएगा। ये तीनों ही एसेट्स हैं, ये लायबिलिटीज़ थी, ये एसेट्स है, ये फिक्स एसेट्स है, ये फिक्स लायबिलिटीज़ थी। दोनों स्टेटमेंट ऑफ इन रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट में लिखे जाएंगे। अब इसे आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं। इसके बाद में आपके शुरू हो जाती है क्रेडिटर और डेप्रिसिएशन फंड। ये दोनों जनरल बैलेंस शीट में चले जाएंगे लायबिलिटीज़ में। फिर उसके बाद में यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक कैश इन हैंड तक, ये जो 4 पॉइंट हैं यानी डेटर, बुक डेट्स, स्टोर हैंड, ये जनरल बैलेंस शीट में एसेट्स की तरफ चले जाएंगे। उसके बाद में यहाँ से आपके आता है कॉस्ट ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये रेवेन्यू अकाउंट में, ये भी रेवेन्यू अकाउंट में जाएगा। ये सेल्स है, ये रेवेन्यू अकाउंट में जाएगा, और ये भी रेवेन्यू अकाउंट में जाएगा। ये दोनों इनकम है, ये दोनों एक्सपेंसेस हैं। उसके बाद में
ये सारे खर्चे दे रखे हैं आपको, यहाँ से स्टार्ट हो गए, तो ये रेवेन्यू अकाउंट में जाएगा, ये भी रेवेन्यू अकाउंट में जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये नेट रेवेन्यू में जाएगा। इंटरिम डिविडेंड, ये नेट रेवेन्यू में जाएगा। डेप्रीशिएशन फंड, ये रेवेन्यू अकाउंट में जाएगा। क्लियर? और ये ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, तो ये नेट रेवेन्यू में ओपनिंग बैलेंस लिखा जाएगा। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कितना आसान तरीका है। आप लोगों को केवल डिवीजन करना है कि कौन सा किस स्थान पे जाएगा। अब अपने इसमें आगे देखते हैं। इसने कहा है कि उपरोक्त सूचनाओं से आपको रेवेन्यू अकाउंट, नेट रेवेन्यू अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। बस इतना ही क्वेश्चन है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन जल्दी से। प्यारे बच्चों, ये आपके सामने पहला सॉल्यूशन है। रेवेन्यू अकाउंट अपने को बनाना है। तो चूंकि हमने ऊपर मार्किंग कर ली थी कि कौन कौन सा रेवेन्यू अकाउंट में जाएगा, तो आप देखें सबसे पहले इधर आपके सेल ऑफ करंट और मीटर रेंट इधर इनकम में आ जाएगा। खर्चों में आपके कॉस्ट ऑफ जनरेशन, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, रेंट एंड रेट्स, एस्टेब्लिशमेंट और डेप्रीशिएशन, ये 5 चीज़ें आएंगी। और इस खाते का जो डिफरेंस है बैलेंसिंग फिगर वो आया 3,15,000 रुपये। ये बैलेंस हमें किस में ट्रांसफ़र कर देना है? नेट रेवेन्यू अकाउंट में। तो हो गया रेवेन्यू अकाउंट, इतना ही है। अब इसके बाद में अगला पार्ट बनाना है हमें नेट रेवेन्यू अकाउंट। तो जल्दी से बनाते हैं। देखें, आप देखेंगे अपने को सबसे पहले पिछला जो बैलेंस वहाँ से जो ट्रांसफ़र होकर आया वो इस तरफ आ गया, वो है सरप्लस रेवेन्यू अकाउंट का 3,15,000 रुपये। और उसके बाद में अपने को सबसे पहले लिखना है बैलेंस, जो ओपनिंग बैलेंस अपने को गिवन है सवाल में 1,42,500। ये दोनों इस तरफ लिखे जाएंगे। अब हम इसमें लिखेंगे डेबिट साइड में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, देखते हैं। तो ये आपका डेबिट साइड भी आ गया है। डेबिट साइड में हमने लिखा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 50,000, इंटरिम डिविडेंड 1,00,000, और फिर इसका डिफरेंस निकाल देंगे बैलेंसिंग फिगर से। ये आपके आया 3,07,500। ये अपने कहाँ ट्रांसफ़र होगा? जनरल बैलेंस शीट में ये चला जाएगा। तो ये आपका हो गया नेट रेवेन्यू अकाउंट। आप देखिए कितना आसान है। जो ऊपर हमने मार्किंग करी थी क्वेश्चन में, उसी के बेसिस बस उसको डेबिट और क्रेडिट में लिखना है और कुछ नहीं करना है। अब हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। ये आपका फॉर्मेट है, स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट इसका पूरा नाम होता है, जैसे कि हमने पीछे क्वेश्चन में देखा था। अब अपने इसमें इस तरफ एक्सपेंसेस, जिसको हम फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं, वो लिखेंगे। लास्ट ईयर बैलेंस, ड्यूरिंग द ईयर और टोटल, ये 3 कॉलम होते हैं। ये भी हमने पहले देख रखा है। तो अब हम इसमें एक एक करके सारी चीज़ें लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले इसमें आ गया लैंड। तो लैंड का ओपनिंग बैलेंस 750 दिया हुआ है। ड्यूरिंग द ईयर का दे रखा है 3 लाख, तो टोटल हो गया 10,50,000। तो ये पहले ही आइटम इसमें आ गई है। ये प्यारे बच्चों, अब हमने मेंस लिखा। तो मेंस में 8,50,000 ओपनिंग बैलेंस था, 380 ड्यूरिंग द ईयर हुआ, टोटल हो गया 11,80,000। इसी तरह से मशीन का आ जाएगा 27,50,000 पहले का था, 3,30,000 ड्यूरिंग द ईयर है, टोटल हो गया 30,80,000। इसी तरह से इक्विटी शेयर में कोई चेंज नहीं आया, इसलिए ओपनिंग भी यही है और क्लोजिंग भी यही है। डिबेंचर में कोई चेंज नहीं आया, तो ओपनिंग भी यही है और क्लोजिंग भी यही है। अब इस खाते का डिफरेंस निकालेंगे। टोटल हमें तीनों कॉलम की करनी होती है, पर फाइनली डिफरेंस अपने को ये मानना है लास्ट वाला। तो बैलेंस जो है वो यहाँ पे आया, ये बैलेंसिंग फिगर आएगा, कितना आ गया? 13,10,000। इस तरफ जब डिफरेंस आता है तो इसी तरफ लिखना है, यानी एसेट्स में लिखना है। इस तरफ डिफरेंस है तो इसी तरफ लिखना है, यानी लाइबिलिटीज़ में लिखना है। तो अब अपने इसके आगे बनाएंगे जनरल बैलेंस शीट। तो जनरल बैलेंस शीट अपने बना लेते हैं। इसमें जनरल बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं तो हमें सबसे पहले हमें जो डिफरेंसेस आए थे वो सारे लिखने हैं। तो सबसे पहले इधर आप लिखेंगे नेट रेवेन्यू अकाउंट। यहाँ से जो बैलेंस ट्रांसफ़र होके आया था वो आपका दे रखा है इसमें 3,07,500। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, उधर से आता है लिखना है। और ऊपर से ये जो बैलेंस यहाँ पे आया उसे हम यहाँ लिखेंगे बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो वो आपके इस तरफ का इसी तरफ लिखना है, यानी 13,10,000। बस ये 2 एंट्री आप कर देते हैं तो उसके बाद में बस इधर आपके करंट लाइबिलिटीज़ आ जाएंगे और इधर आपके करंट एसेट्स आ जाएंगे। तो वो भी लिखते हैं, जल्दी से देखें एक बार। तो प्यारे बच्चों, ये अपनी होगी जनरल बैलेंस शीट। जनरल बैलेंस शीट में हमने और चीज़ें लिखी। डेप्रीशिएशन फंड इधर आ जाएगा, क्रेडिटर इधर आ जाएगा, करंट लाइबिलिटीज़ है। इस तरफ करंट एसेट्स आनी है तो डेटर, बुक डेट्स, स्टोर और कैश, ये 4 बातें हमने लिख दी हैं। जब हम ये लिख देते हैं, ये 2 चीज़ें पीछे से हम लेके आ जाते हैं, तो यहाँ पे हमारी टोटल दोनों तरफ बराबर आ जाएगी। तो बैलेंस शीट की टोटल आती है 15,62,500, 15,62,500। तो दोनों तरफ ये सेम टोटल आएगी।
तो ये इतना ही क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। आप देखिए आज हमने 2 क्वेश्चन एक ही मेथड के किए हैं। मेरे अनुमान है कि आप इससे पूरी मेथड सीख जाएंगे। अब आप लोगों को एग्जाम्पल और जो क्वेश्चंस हैं वो स्वयं करके देखने हैं, उससे आपका आराम से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन था जो हमने इसमें किया है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।